नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम साठोत्तरी कविता के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे नवगीत भी कहा जाता है। अनेक नाम दिए हैं अलग अलग विद्वानों ने, और इसका जो प्रसिद्ध नाम वो साठोत्तरी पड़ा है, क्योंकि 1960 के बाद की जो रचनाएं हैं उन्हें कोई नाम विशेष न देकर साठोत्तरी नहीं, 60 के बाद, उत्तर का मतलब होता है बाद, तो 60 के बाद की जो भी रचनाएं हैं उन्हें साठोत्तरी कविता के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं साठोत्तरी कविता की। नई कविता के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। अब यहाँ उसके अंतिम चरण में नवगीत का भी आंदोलन शुरू हो गया था, एक नया आंदोलन, नवगीत आंदोलन, एक नई शुरुआत, एक नई कविता से भी थोड़ा सा अलग है। नवगीत शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, पूर्व राष्ट्रपति जी, गीतांजलि पत्रिका में किया था। गीतांजलि पत्रिका में ये नाम उन्होंने लिया है नवगीत शब्द का। नवगीत का प्रथम कवि या प्रवर्तक की बात करें तो ये शंभुनाथ सिंह जी है, यानी जो नवगीत की शुरुआत हुई है ये शंभुनाथ सिंह जी के द्वारा मानी जाती है। अब देखिए इसकी अलग अलग थोड़ी सी पृष्ठभूमि है, उसके बारे में देखते हैं। 1961 में सलील गुप्त जी ने एक पत्रिका में संपादन किया था, उसका नाम था उन्मेष पत्रिका। उन्होंने इसमें साठोत्तरी कविता प्रकाशित की थी, और यहाँ से साठोत्तरी कविता की शुरुआत मानी जाती है कि उन्होंने जो अपनी पत्रिका है उन्मेष पत्रिका में यहाँ से साठोत्तरी कविता प्रकाशित करनी शुरू करवा दी थी, और ये शुरुआत हो गई थी साठोत्तरी कविता। अब बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं इसके बारे में। उन्होंने कहा साठोत्तरी कविता ने उन झरोकों को सदा के लिए बंद कर दिया जहां से छायावादी हवाएं आती थी। बड़ी प्यारी बात कही है और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अभी तक जो छायावादी हवाएं आ रही थी, यानी जो रहस्य है या व्यक्ति विशेष के सुख के बारे में जो बातें आ रही थी या व्यक्ति विशेष के कार्य के बारे में, तो नगेंद्र जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और नगेंद्र जी क्या कह रहे हैं उसको थोड़ा सा समझना कि साठोत्तरी कविता ने उन झरोकों को सदा के लिए बंद कर दिया जहां से छायावादी हवाएं आती थी। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति सुखवाद है, खुद एक व्यक्ति विशेष के बारे में सुख दुखों का वर्णन करना, रहस्यवाद के बारे में वर्णन करना, तो वो जो चीजें थी वो अब कह रहे हैं कि सदा के लिए बंद हो गई है। अब समाज के बारे में या हम कह सकते हैं यथार्थ पृष्ठभूमि के बारे में वो बातें ज्यादा हुई, क्योंकि यहाँ तो छायावाद में कल्पना और लोक में मिश्रण करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं कि एक नई शुरुआत हुई है और छायावाद अब सदा के लिए बंद हो गया। अब बात करते हैं साठोत्तरी कविता में ये बताया गया है कि आजादी के बाद देखे गए सपने टूटने लगे। ये बात प्रमुख है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों ने सपने सजाए थे कि जब हमारा देश आजाद होगा तो हमारे सभी दुख हैं, तकलीफ हैं, पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। और उन्होंने जो राजनेता थे उन्हें अपना भगवान मान लिया था कि इन्होंने हमें आज़ादी दिलवा दी है, हमारे देश का उद्धार कर दिया है, हमारा उद्धार कर दिया है। लेकिन जैसे ही आज़ादी मिलती है, आज़ादी के बाद में जो सपने थे वो टूट जाते हैं। सपने क्या थे? सपने ये थे कि जो गरीबी है, जो तकलीफें हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो शोषण है वो मिट जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। अब फिर देखिए 1962 में भारतीय युद्ध हुआ और भाषाई दंगों आदि से युवाओं का देश और राजनीति से मोह भंग हुआ। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी इस साठोत्तरी कविता की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, मोह भंग। वो क्या है? कहते हैं कि 1962 और उससे पहले भाषाई दंगे हुए, भाषा के नाम पर वे राष्ट्रीय भाषा हिंदी होनी चाहिए थी, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसका विरोध किया, और आप देखते हो अलग अलग क्षेत्रों में उस समय बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हुए। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात थी 1962 में भारत चीन युद्ध।
अब इस युद्ध में आपको पता है कि चीन ने भारत को पराजित किया और इससे उस समय की जो जनता है वो रोष में आ गई थी, क्रोध में आ गई थी कि जो हमारे नेता लोग हैं, जो हमारे राजनेता लोग हैं, सर्वकर्ता लोग हैं, इनके कारण ये सब कुछ। तो वहां जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने देखा था, जो सपने लिए थे, यहाँ तो खुद घर में लड़ाई हो रही है, बाहर से लड़ाई हो रही है, दबाव झेल रहा है। सोचा था कि अंग्रेजों में हम किसी से नहीं डरेंगे, किसी से नहीं दबेंगे, लेकिन यहाँ तो अभी भी शोषण हो रहा है। तो देश और राजनीति से उनका मोह भंग हो गया। ये राजनेता जिनको उन्होंने ईश्वर तुल्य माना था, अब उनके प्रति ये भावना हो गई थी ये तो भ्रष्टाचार में या अपनी सुख सुविधाओं में लिप्त है। इसी मोह भंग को साठोत्तरी कविताओं ने छोड़ दिया है। इन्हीं साठोत्तरी कविता जो प्रमुख कार्य था वो यही है, भारतीय युद्ध, भाषाई दंगे आदि के कारण जो जनता में क्षोभ, रोष, क्रोध जो उभरा है उसको कविता के माध्यम से पेश किया है। ठीक है, देखिए पहले साठोत्तरी कविता की विशेषता के बारे में जानकारी लेते हैं। हर युग की थोड़ी अपनी अलग विशेषता होती है, और तो विशेषताएं लगभग कह सकते हैं समान होती है, लेकिन थोड़ी सी कुछ अलग विशेषताएं भी होती है। तो हम थोड़ी विशेषताओं के बारे में जानकारी लेते हैं। आंदोलनों की कविता, ये बहुत सारे आंदोलन हुए, कह सकते हैं कविताओं को अलग अलग नाम दिया गया, कविताओं के बारे में अलग अलग राय दी गई। तो इस युग को हम आंदोलनों का की कविता कह सकते हैं, आंदोलन का युग कह सकते हैं, आंदोलन की कविता कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कविताओं को अलग अलग नाम दिया गया, अलग अलग उसके बारे में चर्चा की गई। फिर बात करते हैं व्यंग्य का स्वर, सामाजिक व्यवस्था पर। अब यह व्यंग्य जो किया गया है कहाँ किया गया, समाज की जो अव्यवस्था है उसके बारे में किया गया है। ये देश तो आज़ाद हो गया, इससे पहले आज़ादी के बारे में व्यंग्य किया जाता था, अंग्रेजों के बारे में व्यंग्य किया जाता था, लेकिन आज़ादी तो मिल गई है। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद समाज में अभी भी बुराइयां बनी हुई है, समाज में अनेक हम कह सकते हैं बुराइयों ने घर किया हुआ है। तो अव्यवस्थाओं के बारे में, सामाजिक अव्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से व्यंग्य किया है। फिर बात करते हैं विद्रोह का समय। युवा पीढ़ी है, युवा जोश है, तो अब वो देश में जो अव्यवस्थाएं फैल रही है, जो दूसरे देशों के द्वारा बार बार हमला किया जा रहा है, बार बार खुद राजनेताओं द्वारा शोषण, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसके प्रति विद्रोह का स्वर कवि अपनी कविताओं के माध्यम से दर्शाते हैं। फिर बात करते हैं लोकतंत्रीय व्यवस्था के प्रति विद्रोह। देखिए इस पॉइंट को, इसमें कहा है कि जो हमारे शहीदों ने, जो हमारे कह सकते हैं आज़ादी के दीवानों ने काम करना था वो कर दिया था, देश को आज़ादी तो मिल चुकी थी। लेकिन अब जिस लोकतंत्र की चाह थी, जिस लोकतंत्र की कामना थी वो हमें मिल चुकी है, लेकिन उसी लोकतंत्र ने कह सकते हैं गरीबों का सबसे ज़्यादा शोषण, क्योंकि अब जो राजनेता थे बड़े बड़े पदों पर बैठ कर और अपना घर ही भरने में लगे हुए थे, उन्हें समाज से, देश से, राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं, खुद इतने भ्रष्ट और अनेक प्रकार के वैष्णव थे। तो कहना मतलब है कि जो लोकतंत्र पर विश्वास था जनता का, कहते हैं कि लोकतंत्र के द्वारा पूरे विश्व का निर्माण, सुनहरा निर्माण हो सकता है, लेकिन अब वो भारत में वही लोकतंत्र उनके लिए पूरी तरह से विफल था, क्योंकि सही ढंग से उसको कह सकते हैं देश को चलायमान नहीं किया जा रहा था। तो लोकतंत्रीय व्यवस्था के प्रति, लोकतंत्रीय व्यवस्था के प्रति ध्यान रखना, किस लोकतंत्र की कामना की थी मिल गई थी, लेकिन जो लोकतंत्रीय व्यवस्था होनी चाहिए ना वैसे लोकतंत्रीय व्यवस्था मिली नहीं है, तो उसके प्रति विद्रोह कर रहे हैं कि जिनको हम जनता चुनकर भेजती है संसद में, वही लोग सिर्फ अपना घर भरते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, लोगों को कोई कह सकते हैं सुनवाई नहीं करते हैं। तो उसके खिलाफ कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से विद्रोह प्रकट किया है। फिर बात करते हैं यथार्थ चित्रण। क्या होता है यथार्थ चित्रण? बार बार बताता रहता हूँ, यथार्थ मतलब वास्तविक स्थिति, आदर्श मतलब कुछ स्थिति, और काल्पनिक मतलब जो स्वप्न लोक में हो। तो ये तीन स्थितियाँ होती है, काल्पनिक, आदर्श और यथार्थ। तो
तो यहाँ यथार्थ स्थिति की बात की गई है। उस समय समाज में, देश में, राष्ट्र में क्या हो रहा है उसके बारे में एकदम स्पष्ट रूप से कविता कही जा रही है कि समाज में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, देश में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, समाज में अव्यवस्थाओं का दौर है, तो वो सभी बातें यहाँ पर लिखी गई है। फिर बात करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी का चित्र। आम जिंदगी में किस प्रकार से हमें तकलीफ होती है, किस प्रकार से हम कष्ट झेलते हैं, हमारी जो खुद की जिंदगी है, आम जिंदगी है, उस आम जिंदगी के माध्यम से कवियों ने ये बताने की कोशिश की है कि जो देश के आम लोग हैं उन्हें कितना कष्ट, कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही है, कितना जो कह सकते हैं तकलीफें झेलनी पड़ रही है, उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी का जिक्र करते हुए दिखाया गया है कि हमें दिन के जो रोज के कार्य हैं उन कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी है, रोज किस प्रकार से वो एक एक पैसा जोड़कर अपना घर चलाते हैं। और कई तो ऐसे थे उस समय कि एक समय का खाना मिलता था, कुछ तो ऐसे थे जिन्हें दोनों समय का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता था, मिल भी नहीं सकता था क्योंकि इतना उस समय गरीबी का दौर चल रहा था, शोषण का दौर चल रहा था, तो कई लोगों भुखमरी से भी तो मरे। तो उसके बारे में भी जिक्र किया है। भाषा की बात करें, भाषा कौन सी है? बोलचाल। आम जिंदगी में जो हम बोलचाल की भाषा करते हैं, कह सकते हैं जो अलंकारिक शब्द होते हैं या कठिन शब्द है उनका प्रयोग नहीं किया जाता। आम बोलचाल में या साधारण बोलचाल की जो भाषा थी उसी के माध्यम से कविताओं को लोगों के सामने प्रस्तुत किया ताकि वो जो भाव है कवि कहना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि आपको पता है अलंकारिक शब्दों के द्वारा अगर कोई भाषा कही जाए तो फिर वो बात बड़े विद्वान बौद्धिक स्थिति वाले समझ सकते हैं, लेकिन आम जनता उनके हृदय में वो भाव प्रकट नहीं होंगे क्योंकि उन्हें लिए तो साधारण भाषा या जो उनकी बोलचाल की भाषा है उसी में कविता लिखनी होगी। और ये काम किया था इन 60 कवियों ने। 60 कविता के जो कवि थे उन्होंने यह काम आसानी से बहुत अच्छी तरह से किया कि आम बोलचाल की भाषा में उन्होंने ये कविता लिख डाली। फिर बात करते हैं बिंब और प्रतीक। बिंब और प्रतीक जो आम जिंदगी में जो आ रहे हैं उन्हीं को लिया। यहाँ कह सकते हैं जो पुरानी परंपराओं से चले आ रहे प्रतीक और बिंब थे उनको स्थान नहीं दिया। एक नए बिंबों को, नए प्रतीकों को इसमें स्थान दिया गया। जिस प्रकार नई कविता में प्रयोगवाद में नए बिंब, नई कविता के माध्यम से वही प्रतीक और बिंब यहाँ भी नए नए प्रतीक और नए बिंब लाए गए। फिर बात करते हैं मोहभंग की। ये बात मैंने अभी पिछले कह सकते हैं समय में बताई थोड़ी देर पहले कि मोहभंग क्या है। शुरुआत में जब 60 कविता शुरू की थी तभी मैंने बताया था मोहभंग क्या है। आपको पता है कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और उसी समय उससे पहले भारत में भाषाई दंगे हुए। भाषाई दंगे का मतलब है भाषा के आधार पर दंगे हुए थे कि जो हिंदी को पूरे भारत में लागू करने का जो प्रस्ताव आया था उसका विरोध बहुत ज़्यादा हुआ था, आपको पता होगा। तो उसको उसी को आधार मान के होता है कि उस समय भारत में भाषाई दंगे हो रहे हैं, उस समय भारत चीन युद्ध में भारत पराजित होता है। तो फिर नेता लोग क्या कर रहे हैं? उनको जिस उद्देश्य के लिए भारत के उच्च पदों पर, श्रेष्ठ पदों पर भारत की जनता ने बैठाया था, तो फिर उनके प्रति जो मोहभंग हो जाता है, कह सकते हैं राजनीति के प्रति जो मोहभंग है पूरी तरह से हो जाता है। क्योंकि ये भी तो राजाओं की तरह राजनेताओं को भी ईश्वर तुल्य स्थान दिया कि इन्होंने आज़ादी की दिलाई, हमें उच्च स्थान दिलाए हैं। तो वो ये चाहते थे कि अब देश को ऊंचे पे ले जाए। लेकिन आपको पता है कि भारत चीन युद्ध और भाषाई दंगों ने पूरी तरह से देश की कमर तोड़ दी थी। उसी के कारण राजनीति से इनका मोहभंग हो जाता है। फिर बात करते हैं नई संवेदनाएं। नई संवेदनाएं यहाँ पर जो आम जिंदगी है, जो रोजमर्रा की जिंदगी, उसके बारे में जो आम आदमी की जो संवेदना है उनको प्रकट किया गया। किस प्रकार से उसकी जो भावनाएं थी, किस प्रकार से उनकी जो इच्छाएं थी वो पूरी तरह से टूटी है। उनको तकलीफ हुई है कि सपने टूटते हैं, सपने जिस सपनों को देखा था उस सपनों को अगर टूटना बिखरना हो तो कितना तकलीफ होती है। उन्हीं संवेदनाओं को, उन वेदनाओं को, उन तकलीफों को हम प्रकट करते हैं। किस प्रकार से तकलीफें आई हैं और नई नई तकलीफों को, नई नई समस्याओं के बारे में जिक्र किया है। ये थे आंदोलन जिसके बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब देखिए, श्री राम शुक्ल ने
नाम दिया है अस्वीकृत कविता। कविता तो वही है, साठोत्तरी कविता ही है, नाम तो उसी की चल रही है, लेकिन इनकी कविता समय में एक अलग आती है और उसका नाम दे दिया अस्वीकृत कविता। अस्वीकृत कविता के नाम से इन्होंने पुकारा। सुरेश वात्स्यायन है, उन्होंने दे दिया मंत्र। तो सुरेश जी ने मंत्र दिया है, मंत्र कविता के माध्यम से वर्णन किया है। तो राम जी ने तो अस्वीकृत कर दिया इस कविता को, तो नाम भी क्या दे दिया, अस्वीकृत कविता। और सुरेश जी ने मंत्र दे दिया, तो इस कविता का नाम क्या दे दिया, मंत्र कविता। अब डॉक्टर महीप सिंह और नरेंद्र मोहन है, नरेंद्र मोहन ने इसका नाम दिया विचार। एक नया विचार आया महीप जी के, तो उस कविता का नाम इन्होंने विचार कविता दे दिया। जगदीश गुप्त की बात करें तो उन्होंने इसे निषेध कविता कह दिया। इस कविता का नाम निषेध कविता के, यानी इनका काव्य का रूप क्या हो, उस कविता का नाम क्या हो, उसके बारे में इन्होंने अलग अलग विचार दिया है। जगदीश चतुर्वेदी की बात करते तो उन्होंने दे दिया ए कविता, उन्होंने कविता का नाम दिया है ए कविता। डॉक्टर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने उस कविता का नाम दे दिया समकालीन। साठोत्तरी कविता की बात कर रहे हैं, उन्होंने उस कविता का नाम दे दिया है समकालीन। इसमें बच्चन जी भी है, बच्चन सिंह और विश्वम्भरनाथ द्वारा इसका नाम समकालीन कविता नाम दिया जाता है। फिर बात करते हैं रविंद्र भ्रमर, इन्होंने सहज कविता नाम दिया। और परमानंद श्रीवास्तव है, इन्होंने निर्दिशाई आयामी कविता, निर्दिशा आयामी कविता नाम दिया। और शरद श्रीराम इन्हें युयुत्सावादी कविता के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर रघुवंश सिंह है, इन्होंने ताजी कविता के नाम से इसे पुकारा है। और डॉक्टर सलील गुप्त है, उन्होंने इसे साठोत्तरी कविता के नाम से, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं अलग अलग कविताओं के माध्यम से। उनको लगता है इस कविता का नाम ये होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस आंदोलन की जब हम बात कर रहे थे, कविताओं का आंदोलन यही है। इस कविताओं में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं नामकरण हुआ है, उसी के कारण मैंने आपको यहाँ पर ये बात बताई है। तो एक बार फिर हम एक बार देखते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी से याद हो सके। श्री राम शुक्ल अस्वीकृत कविता, सुरेश वात्स्यायन मंत्र कविता, डॉक्टर महीप सिंह और नरेंद्र मोहन विचार कविता, जगदीश गुप्त निषेध कविता, जगदीश चतुर्वेदी ए कविता, डॉक्टर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय समकालीन कविता, रविंद्र भ्रमर सहज कविता, परमानंद श्रीवास्तव निर्दिशा आयामी कविता, शरद श्रीवास्तव युयुत्सावादी कविता, डॉक्टर रघुवंश सिंह ताजी कविता और डॉक्टर सलील गुप्त साठोत्तरी कविता। ठीक है, देखिए हम अब बात करते हैं साठोत्तरी कविता के प्रमुख कवियों की, जिसमें समूला सिंह के बारे में देखते हैं। उन्होंने लिखी ये कविताएं, ये रचनाएं, जहां दर्द नीला है, जहां दर्द नीला है, रूप रश्मि। दूसरी कविता क्या है, रूप रश्मि। फिर है छाया लोक, तीसरी कविता क्या है, छाया लोक। चौथी कविता है मध्यांतर और फिर है माध्यम, मध्यांतर और माध्यम, मध्यांतर और माध्यम। तो जहां दर्द नीला है, रूप रश्मि, छाया लोक, मध्यांतर और माध्यम, ये तो होगी समूला सिंह की कविताएं रचनाएं। सुदामा सिंह पांडे धूमिल, सुदामा पांडे के बारे में हम देखते हैं। मोचीराम पटकथा रोटी और संसार, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, ये दीर्घ कविताओं के नाम से जाने जाते हैं। दीर्घ कविताएं उन्होंने काफी लिखी है, बड़ी कविता। तो मोचीराम पटकथा रोटी और संसद, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क, इनको याद करना जरूरी है। मोचीराम पटकथा रोटी और संसद, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क, ये तो थे सुदामा पांडे। लीलाधर जुगली,
ये भी प्रसिद्ध साहित्यकार मानते हैं। इनके बारे में देखिए, नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, शंख रूपी शिखरों पर बची हुई पृथ्वी अनुभव के आकाश में चल। देखिए, नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, शंख रूपी शिखरों पर बची हुई पृथ्वी अनुभव के आकाश में चल। तो इस प्रकार से थोड़ा जोड़ना है ताकि याद रहे। तो अनुभव के आकाश में चांद, बची हुई पृथ्वी, शंख रूपी शिखरों पर, रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है। अब ऋतुराज ये अपने राजस्थान के भरतपुर के निवासी है। तो यहाँ भरतपुर में इनका जन्म हुआ है। तो देखिए, इन्होंने लिखी है एक मरण धर्म और अन्य, एक मरण धर्म और अन्य। नंद किशोर आचार्य ने भी अपनी बीकानेर लिखे। थोड़ा इनके बारे में जानकारी रखो कविता में। जहां समुद्र है जो कविता में नहीं कहा गया, जहां समुद्र है जो कविताओं में नहीं कहा गया। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्योंकि हमें आधुनिक काल की जो बातें थी वो भारतेंदु युग से शुरू की थी, फिर द्विवेदी युग पे आ गई थी, फिर छायावाद पे आई, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता और ये सारी। कहने का मतलब है कि जो काव्य का जो भाग है वो हमने पूरा कर दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में हमें महत्वपूर्ण ये जो पाठ थे वो हमने देखे हैं। इसमें भारतेंदु जी युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता, षड्यंत्र। अब हमारा ये जो टॉपिक है वो पद से पूरा हो गया, तो गद्य से शुरू करेंगे, तथा जो गद्य भाग है